Now today we are going to start with threats of biodiversity. Okay, so we are going to deal with threats to biodiversity. Biodiversity is considered as a reservoir of resources to be used for the manufacture of food, medicine, industrial products, etc. So biodiversity, how we are using biodiversity? We are using biodiversity for food, medicine, industrial products, etc. Right? But with an increased demand of rapid population growth, biodiversity is gradually decreasing. The different factors responsible for causing threat to biodiversity are, but as we all know that due to extensive increase in the population of extensive increase in human population, there is increase of demand also. So due to this increased demand, there is now this increased demand has started the exploitation of biodiversity, because we are using our biodiversity excessively to fulfill our needs. Okay, so the human being is using biodiversity excessively to fulfill their requirement or their needs. So now, because of this also, there is a threat to biodiversity. Biodiversity को अब खतरा है कि स्पीसीज कम होने लग जाएंगे या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज की काउंट ज्यादा होने लग जाएगी. फाइन. सो what all are the different factors responsible for causing threat to biodiversity? कौन से different causes हैं जो कि biodiversity को threat है, मतलब biodiversity के लिए kind of एक danger है? So that we will discuss. There are total 14 factors are there. So we will discuss one by one. First is extinction. Extinction means, what do you mean by extinction? Extinction is defined as the act of the ending the existence of a plant or an animal. Extinction का मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज हो, आइदर वो प्लांट है या एनिमल है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाना, उसका एंडिंग द एग्जिस्टेंस, मतलब उसका जो उसका सर्वाइवल का जो सर्वाइवल्स है वही खत्म कर देना, मतलब उसका पूरी तरह से फिनिश हो जाना. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो, जो कि खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली. दे आर एक्सटिंक्शन. ओके, देयर एग्जिस्टेंस इज कंप्लीटली एंड. तो दिस एक्सटिंक्शन इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जो ये एक्सटिंक्शन है, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए. और बायोडाइवर्सिटी जो ये एक्सटिंक्शन है, राइट, that is most irreversible and tragic of all environmental calamities. जो ये एक्सटिंक्शन है वो मोस्टली क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है. मतलब एक बार अगर खत्म हो गया कोई स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का अगर एक बार स्पीसीज खत्म हो गया है, ठीक है, तो फिर वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो फिर से दोबारा नहीं हो सकता है. और काफी हद तक जो एनवायरमेंटल कैलेमिटीज आती हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज है या एनवायरमेंटल कैलेमिटीज है, दैट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, तो जो जिस भी तरह के कैलेमिटीज हम लोग फेस करते हैं, वो भी रिस्पांसिबल होता है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए, खत्म होने के लिए. ऑल थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज. ठीक है, किसी भी तरह का, जैसे अगर हम ज्यादा ही फूड के लिए भी ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, अगर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नॉट एक्सपोज, अगर हम फूड के लिए ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए ओवरली यूज कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं,
अगर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं किसी भी रीजन से, अगर हम बायोडाइवर्सिटी का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, so the first threat to biodiversity is extinction. Second is habitat destruction. habitat destruction का मतलब क्या है? habitat जहाँ पे कि कोई एनिमल रहता है ना, जो उसका लिविंग प्लेस है, रहने का जगह है. अगर हम किसी भी एनिमल के रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर दें तो भी क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट है. ठीक है, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबली. ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है. जैसे कि फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं. अभी जो पहले जितना फॉरेस्ट होता था, जितना वर्ल्ड वाइड जितना एरिया फॉरेस्ट से कवर होता था, अब उसके कंपेयर में हर एक साल में जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो कम होता जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है. जहां वो रहते हैं वो जगह उनका लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उनका एक्सटिंक्शन शुरू हो रहा है. ठीक है, तो ये सेकंड जो बहुत बड़ा एक कॉज है threat to biodiversity is habitat destruction. Habitat destruction and fragmentation are considered as the prime reason of the biodiversity loss and are generally called deforestation. ठीक है, तो ये एक जो habitat destruction है ये एक प्राइमरी रीजन है, मतलब मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट के लिए मेन रीजन है. और ये लॉस मेनली किस लिए होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है. जैसे पहले जंगल वाला एरिया था, अब उसमें ह्यूमन बीइंग रहने लग गए. जंगल खत्म होके ह्यूमन बीइंग रहने लग गए. तो ह्यूमन तो रहने लग गए, बट जो जंगल में जितने भी एनिमल्स थे वो कहाँ चले गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए. ठीक है, वो एक्सटिंक्ट होने लग गए, वो खत्म होने लग गए. Common type of habitat loss includes cutting down forest for timbers and opening up land for agriculture, draining wetland to make way for new development projects, or damming rivers to make more water available for agricultural and cities. तो जो मेन सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्या क्या चीजें होती हैं जिससे कि हैबिटेट लॉस होता है. सबसे पहला तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं क्योंकि क्या चाहिए हमको, वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए, मतलब लकड़ी चाहिए. ठीक है, इसलिए नेक्स्ट फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है क्योंकि फॉरेस्ट को क्या किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो हमको फूड का सप्लाई भी बढ़ाना है. तो अब क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को काट के वो एग्रीकल्चरल लैंड बना दे रहे हैं. ड्रेनिंग वेटलैंड टू मेक वे फॉर न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. जो ऑलरेडी जो वेटलैंड थे है ना, उनको क्या कर दे रहे हैं, उनको कुछ नए प्रोजेक्ट के, कहीं उसमें फैक्ट्रीज लगा दी, कहीं उसमें नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दिया. ठीक है, रिवर के ऊपर डैम बना दे रहे हैं. तो ये भी एक तरह से हैबिटेट लॉस करता है ना. अगर डैम बना दे रहे हैं तो जितने भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट करता है डैम बनाना. ऑलरेडी जो रिवर में एक एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा था उसको डिस्टरबेंस हो रहा है. तो उससे भी क्या होता है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है एक्वेटिक एनिमल्स का और aquatic plants का. So first one is a threat to biodiversity. में first is extinction, second is habitat destruction. Now the third is habitat fragmentation. Habitat loss. Third is habitat fragmentation. Now we will see it. Habitat loss can also cause fragmentation, which occur when parts of a habitat, the local environment in which an organism is usually found, become separated from one another because of changes in the landscape, such as construction of road. It leads reduction in the pollination of plants due to decreased animal population, and it is difficult for the large animal which require a huge area to move within that their habitat. जैसे हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर देना, मतलब जो रहने वाला एरिया है उसको डिवाइड कर देना. ठीक है, जैसे कि जंगल के बीचों बीच रोड निकाल दिया. ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि एक तरह से उसका जो एक हैबिटेट का एरिया था, दैट वाज ए कंप्लीट फॉरेस्ट. नाउ दैट फॉरेस्ट इज डिवाइडेड राइट थ्रू द रोड. जो रोड क्रॉस हो रहा है, अब उस फॉरेस्ट के बीचों बीच से जो रोड निकल रहा है वो अब उस फॉरेस्ट को डिवाइड कर दे रहा है.
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो दूसरे जो ह्यूमन बीइंग है उन वो बीचों बीच फॉरेस्ट से क्रॉस कर रहे हैं, है ना, व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। ये भी एनिमल्स के लिए हर्डल है, उनके रहने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है ना, उनका जो घर है उसके अंदर कोई घुस गया ऐसा है। और जो प्लांट्स हैं, जैसे पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स, है ना, तो वो भी बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ एक्टिविटीज़ पॉलिनेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है। सो दीज़ आर अगेन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब हैबिटेट जो रहने वाला एरिया उसको डिवाइड कर दे, उसको फ्रेगमेंट कर देना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। ओके, फोर्थ नंबर इज़ पॉल्यूशन। तो अब जो पॉल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो पॉल्यूशन कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट? पॉल्यूशन कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट अल्टरिंग द बैलेंस विद इन इकोसिस्टम and is cause of death for millions of animals and plants around the world every year. देखो, पोल्यूशन से क्या होता है? सबसे पहले तो पोल्यूशन कौन कॉज करता है? ह्यूमन बीइंग। और पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? पूरा जो हमारा इकोसिस्टम का एक बैलेंस है, अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम देखें, अगर आप एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे लोग भी ज्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वहां का आप एक एनवायरनमेंट देखो, वहां पे जो फ्रेश एयर है या फिर जो क्लियर स्काई दिखता है आपको, ये सब एकदम डिफरेंट है कंप्लीटली फ्रॉम द एरिया लाइक हम जहाँ रह रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट? तो ये भी क्या करता है, एक पोल्यूशन अगर एक्सेसिव हो रहा है तो वो एनिमल्स एज वेल एज प्लांट के स्पीसीज को खत्म कर देता है, एंडेंजर में डाल देता है, डेंजर में डाल देता है, ठीक है। और सबसे मेन जो रीजन है, जो मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन है जो कि हमारा बायोडायवर्सिटी के लिए थ्रेट है, वो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से सारे एनिमल्स, प्लांट सब अफेक्ट होंगे। वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, राइट। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या करता है, जो उससे कुछ भी जो स्मोक निकल रहा है वो दैट विल अफेक्ट द लैंड एरिया and the wastage of the industries which are drained to the river is affecting the aquatic ecosystem. केमिकल पेस्ट, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उससे जो केमिकल पेस्ट निकल रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स निकल रहे हैं, नॉट जस्ट केमिकल पेस्ट पेस्टिसाइड, समटाइम्स सम इंडस्ट्रीज वर्क इज देयर वर्क इज बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं, एनवायरमेंट में जा रहे हैं या वाटर में ड्रेन आउट हो रहे हैं रिवर में, तो ये क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव सिस्टम्स आर मेडिसिन और मटेरियल्स आर वे टू हार्मफुल फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीसीज, राइट? एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, किसी के लिए भी रेडियो एक्टिव मटेरियल तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो म्यूटेशन कॉज कर देता है रेडियो एक्टिव, तो राइट। तो ये भी एक पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा एक रीजन है। नेक्स्ट कम्स द ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग का भी मेन रीजन क्या है? यही डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन का इंक्रीज होना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। As global air or sea temperature changes even by just 1 or 2 degree, the habitat in which species live will also change and may even become difficult to survive for some species. जैसे मतलब ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि हम क्या देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हम टेम्परेचर चेंज देखते हैं। जैसे जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, बहुत टाइम से आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देखते थे, आइदर वो सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो, बट आप मोस्टली एक रेंज ऑफ टेम्परेचर जहां हम देखते हैं, वहां पे अब क्या हो रहा है, सडन चेंजेस आने लग जा रहे हैं। और चेंजेस क्या, इवन हो सकता है कि मेजर चेंजेस हो, और चेंजेस हो सकता है 1 to 2 डिग्री का भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बट जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी स्पीसीज हैं हमारे उस एनवायरनमेंट में, जो एडजस्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, ड्यू टू द चेंज इन द
टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कई बार, ठीक है? तो ये क्या कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एनिमल या प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हुआ टेम्परेचर में जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ along with it, if they cannot go through it, then what will happen, they will extinct, right? देखो, और जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अभी हमारा क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है ज्यादा, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें पहले क्या होता था, एक बैलेंस रहता था, जब तक पोल्यूशन कम है तो एक बैलेंस रहता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक बैलेंस रहता था। बट अब अगर आप अभी देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजरमेंट है या फिर जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में हमारे, वो ज्यादा है और बाकी गैसेस का कम है। ओके, तो ये भी क्या करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन ही कम है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कंजम्पशन भी कम होगा क्योंकि सप्लाई ही कम है। तो वो भी क्या कर रहा है, बहुत सारी स्पीसीज पे थ्रेट कॉज कर रहा है, ठीक है? सो 5 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट वन वाज एक्सटिंक्शन, सेकंड इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, थर्ड इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज पोल्यूशन, फिफ्थ इज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द सिक्स्थ नंबर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये टर्म से आपको क्या समझ आ रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी एक जगह का एक्सेसिव यूज कर लेना, जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा यूज कर लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब यूज नहीं, मिस यूज करना, मतलब यूज करते करते आप मिस यूज में चले गए, मिस यूज भी आपने ओवर कर लिया, तो दैट इज टर्म्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। It includes the intensive farming practice and increased use and concentration of chemical and or biological pesticides and the removal of hedgerows, which are new practices in modern day intensive farming. तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या आएगा, जैसे एक्सेसिव या फिर इंटेंसिवली फार्मिंग प्रैक्टिस का यूज करना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, जो नेचुरल जो स्पीसीज हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है? Often large area of land are planted with a single crop, monoculture, which greatly reduce the level of biodiversity in that area. अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर एरिया में भी हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली ये देखा जाता है कि एक जो एरिया है उसमें एक ही तरह का जो फूड आइटम है वो ग्रो किया जाता है, या क्रॉप एक ही टाइप का ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर एक ही टाइप का क्रॉप को रिपीटेडली आप ग्रो कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। ओके, मोनोकल्चर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, फाइन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक सीजन में वन शुड ग्रो different types of vegetables and different types of crops also, चेंजेस करते रहना चाहिए। और ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, हम हमारे नेचर का भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, है ना, रहने के लिए जगह चाहिए तो खाने फूड भी चाहिए, देन वी नीड अ शेल्टर ऑल्सो। तो उसके लिए क्या होता है, सारी सोर्सेस तो कहाँ से है, हमारे बायोडाइवर हमारा एनवायरनमेंट से ही है, तो उसका क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है। जिस घर में एक है, जिस घर में एक बच्चा है और जिस घर में 10 बच्चे हैं, उसमें फर्क तो होगा ही ना। दिस इज व्हाट इट इज, कि ज्यादा
पॉपुलेशन ज्यादा हो गई ह्यूमन बीइंग की, और जो हमारे पास सोर्स है वो कम है, तो क्या हो रहा है, अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ज्यादा यूज हो जा रहा है चीजों का, ठीक है। सेवेंथ नंबर इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। Okay, introduction of exotic species. Seventh point. Species introduced by human have exterminated, destroyed, or killed completely the native species by competing with them, preying upon them, or destroying their habitat. Species that are non-native to a particular area can sometimes spread very quick. As a result, these species can destabilize an environment or ecosystem by altering habitats, affecting food web. It may also cause economic or environmental damage or adversely affect human health. It is seen that some exotic species may kill or eat the native species, thereby causing its extinction. तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, मतलब इसमें क्या आ जाता है कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू कुछ स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दूसरे स्पीसीज के हैबिटेट को खत्म कर देते हैं, या दूसरे स्पीसीज को, वो दूसरे स्पीसीज पे सरवाइव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया वो अगर दूसरे स्पीसीज पे सरवाइव कर, तो वो क्या करेगा, दूसरे स्पीसीज को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंटली मेन मेड रीजन है, मैन ने बनाया हुआ रीजन है, मैन मेड रीजन ऑफ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डिजीजेस, किसी भी तरह का डिजीज हो, ओके, एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज आइदर टू द एनिमल्स और टू द प्लांट्स, मगर मोस्टली आप डिजीजेस की जो कंडीशंस है वो किस में देखोगे, एनिमल्स में देखते हैं हम, बिकॉज एनिमल्स आर मोर वल्नरेबल। और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, जो ये वल्नरेबिलिटी है एनिमल्स की वो और इंक्रीज हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे एनिमल्स का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, एनिमल्स के स्पीसीज का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, ओके। 9th नंबर इज पॉचिंग और पॉचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पॉचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब होता है ओवर हंटिंग, ठीक है, एक्सेसिव हंटिंग करना, मतलब तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वाइल्ड लाइफ के खत्म होने का। अभी तो खैर हंटिंग इज नाउ इट इज बैन, पूरी तरह से बैन है, और अगर किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का हंटिंग कर लिया तो उसके लिए तो बहुत सजा भी होती है, सीवियर जेल होने के चांसेस होते हैं काफी साल के लिए। तो जो ओवर हंटिंग है उसकी वजह से भी क्या होता है, काफी सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म ही हो जाते हैं पूरी तरह से। So here it is written, overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales. Many large African mammals became extinct due to poaching. Most extinction over the past several hundred years is mainly due to over-harvesting for food, fashion and profit. Okay? तो मतलब बहुत ज्यादा किसी भी स्पीसीज का हंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड पॉचिंग, POACHING, पॉचिंग। तो आप किस में देख सकते हो, अभी जो वेल्स का, जो पहले जिस नंबर में हमको वेल मिलती थी अब उस नंबर पे वेल नहीं मिलती है, ठीक है, वेल्स भी एक्सटिंक्ट होने लग गई है, मीन्स बहुत सारे अफ्रीकन मैमल्स आर हैज बीन एक्सटिंक्ट ड्यू टू दिस हंटिंग, ओवर हंटिंग की वजह से। Now the 10th point is
रिसोर्स मिसमैनेजमेंट, किसी भी रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट करना, ठीक है। जैसे कि कैसे, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंक्रीज टूरिज्म विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन हैज लीड टू pollution and environmental degradation and it is also a threat to the natural biodiversity। जैसे जो भी बायोडाइवर्स एरिया होता है, दैट इज बेसिकली वी हैव सीन मोस्टली क्या होता है, वो टूरिस्ट स्पॉट होता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट की भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे, एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे। तो ऐसी जगह क्या हो जाते हैं, टूरिस्ट एरिया में आ जाते हैं। तो अगर आप विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन, अगर आप टूरिस्ट का नंबर इंक्रीज कर दो तो क्या होगा, रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। रिसोर्स कम है और लोग ज्यादा हैं तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। रिसोर्स मिसमैनेजमेंट इज आल्सो अ वेरी important threat to biodiversity। Next comes 11th point is overgrazing। जैसे जो एनिमल्स चरते हैं, है ना, जैसे काउ है, गोट है, दे गेज, GRAZING, ग्रेजिंग। तो अगर एक्सेसिव ग्रेजिंग भी हो जाए तो भी क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। जैसे जैसे हमने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, दे विल ईट द ग्रास, बट वाइल्ड ग्रेजिंग एंड जो ये ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, चरना, ठीक है। तो जो चरते समय ये लोग ओवरली ईट कर जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं गोट, आप लोगों ने आई डोंट नो नोटिस किया है या नहीं किया है, बट कभी नोटिस करके देखना कि पहले तो हरी पत्ती खाएगा, ठीक है, या फिर हरी घास खा रहा है गोट। आफ्टर वो खाते खाते वो क्या करता है, पूरा उसको जो ग्रास है उसको पूरा उखाड़ देगा और बाद में रूट भी खाने लग जाता है। तो ये ओवर ग्रेजिंग है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगेन बायोडाइवर्सिटी को ये एक थ्रेट है, क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग हो गया तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। 12th नंबर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉइट करना, मतलब चाहे वो ओवर हंटिंग हो, है ना, ओवर फिशिंग हो, ओवर हार्वेस्टिंग हो, तो ये सारी चीज क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। और नुकसान भी कैसा होता है कि बहुत सारी स्पीसीज की किल हो जाते हैं, बहुत सारे स्पीसीज। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो अ रीजन। नेक्स्ट कम्स 13 नंबर इज नेचुरल कैलेमिटीज। किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आ गया, ठीक है, किसी भी एक जगह, जैसे यहाँ केदारनाथ में आया था, लैंडस्लाइड हो गया, है ना, और पूरा एरिया जो कि एक वैली टाइप का था, पूरा ही जो लैंडस्लाइड का मटेरियल है उसके अंदर दब गया। तो जैसे जो वहां पे जो हैबिटेंट्स रहा था, या जहां वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी था, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय तो हुआ है ना, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। तो नेचुरल कैलेमिटी में क्या आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, फ्लड आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकता है ना, वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ड्रॉट हो गया मतलब सूखा पड़ जाना, साइक्लोन आना, और वॉल्केनो है, ये सर फायर, आग लग गया कहीं पे, जंगलों में आग लग जाती है, आपने हमेशा सुना होगा उत्तराखंड की जंगलों में आग लग गई। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट होते हैं, ठीक है। एस्केलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, एस्केलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये तो एक बहुत बड़ा मेन जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट है, वो एस्केलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ही है ना। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा है तो
कंजम्पशन भी चीजों का ज्यादा होगा। कंजम्पशन के लिए हम किसकी तरफ भागते हैं? बायोडाइवर्सिटी की तरफ। तो उसका भी क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस वजह से। एंड लास्ट कम 15th नंबर पॉइंट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का चलता है। मतलब मोस्टली अगर आप देखो तो कुछ जानवरों को छोड़ के ह्यूमन बींग बाकी जानवरों के साथ नहीं रह सकता। जैसे आप घर में कुत्ता पाल सकते हो, है ना, गाय पाल सकते हो, भैंस पाल सकते हो, जो भी, हम बकरी पाल सकते हो। बट कुछ स्पीसीज होते हैं जिनका और ह्यूमन का साथ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसकी वजह से भी क्या है, ये भी एक रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ह्यूमन बीइंग और वो वाइल्ड लाइफ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के साथ में सरवाइव करना नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये भी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी को लीड करता है। So this was all about your this threat to biodiversity. 15 points were there. First was extinction. Second is habitat destruction. Third is habitat fragmentation. Fourth is pollution. Fifth, global warming. Sixth, overexploitation. Seventh, introduction of exotic species. Eighth, diseases. Ninth, poaching of wildlife. 10th is resource mismanagement. 11th is overgrazing. 12th, overexploitation. 13th, natural calamities. 14th, escalating human population. And 5th is human wildlife conflict.